नमस्कार। स्वागत है आपका डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने क्षेत्रीय दल राज्य स्तरीय दल जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा था। उसी में थोड़ा सा आगे हम समझते हैं क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दलों की विशेषताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज़। क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दलों की विशेषताएं। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में राज्य क्षेत्रीय दलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इन दलों की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, भारतीय राजनीति में दलों का वर्चस्व सन 1967 के चतुर्थ आम चुनावों के बाद बढ़ने लगा। देखिए, ये क्षेत्रीय दल जो है वो क्या है, किसी एक क्षेत्र में पैदा हो जाते हैं या फिर बन जाते हैं। तो ये क्षेत्रीय दल है वो 1967 से इसका आम चुनाव में प्रभाव बढ़ने लगा। मतलब कि लोग क्षेत्रीय दल बना के और चुनाव में खड़े होने लगे। भारत के क्षेत्रीय दल आम तौर से राज्य स्तरीय दल ही हैं। ये क्षेत्रीय दल जो है उसको अगर देखा जाए तो आम तौर से ये राज्य स्तरीय दल ही है, सिर्फ राज्य तक ही सीमित है। इस राज्य स्तरीय दलों की प्रमुख मांग राज्य स्वायत्तता है। देखिए, सबसे पहले तो इनकी प्रमुख मांग क्या होती है, अपने राज्य के उनका लक्ष्य जो होता है सिर्फ राज्य तक ही सीमित होता है। वो पूरे राष्ट्र का नहीं सोचते, सिर्फ अपने राज्य का सोचते हैं और अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं और इसीलिए उस विस्तार में ये लोकप्रिय भी होते हैं। इस राज्य स्तरीय दलों की प्रमुख प्रतिबद्धता कांग्रेस दल से रही है। इनकी प्रतिबद्धता जो है कांग्रेस दल से रही है। मतलब कि प्रतिबद्धता कांग्रेस दल से रही है, मतलब कि ये राज्य स्तरीय दल है लेकिन कांग्रेस के साथ ये प्रतिबद्ध रहते हैं। राज्य स्तरीय दल की संकुचित अपील और आधार होते हैं, जैसे उपसंस्कृति, जातीयता और धर्म के तत्व आदि। इनका चुनाव लड़ने का जो उद्देश्य होता है वो राज्य लक्ष्य होता है। उनके जो विचार है वो संकुचित होते हैं, उनके उद्देश्य जो है वो छोटे और सीमित होते हैं। जैसे कि अपनी संस्कृति जो है उसका विकास करना, जातीयता का विकास करना, जो भी वो जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का, उस धर्म का वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते हैं और उसको मजबूत बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। क्षेत्रीयवाद का उदय केंद्र के खिलाफ विद्रोह से होता है। उनको केंद्र से किसी न किसी तरह की शिकायत होती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, उनके क्षेत्र को जितना मिलना चाहिए उतना केंद्र की तरफ से नहीं मिला है। तो ये केंद्र के खिलाफ विद्रोह के रूप में ये क्षेत्रवादी पार्टी अस्तित्व में आती है और फिर एक राज्य की अच्छी भली पार्टी बन जाती है। कोई बनती भी है, कोई नहीं भी बनती है। मतलब कि एक राज्य की पार्टी बनने के लिए, एक दल बनने के लिए सबसे ज़्यादा अगर उसका उत्पत्ति स्थान देखा जाए तो उसका उत्पत्ति स्थान यही है कि वो केंद्र के खिलाफ विद्रोह करती है, केंद्र से नाराज होती है, इसीलिए अपना एक गुट बनाती है। क्षेत्रवादी की वस्तुतः सत्ता हासिल करने का वैसा ही शॉर्टकट है जैसे शॉर्टकट राष्ट्रीय राजनीति करने वाले दल अपनाते हैं। राष्ट्रीय राजनीति करने वाले दल भी ऐसे ही अस्तित्व में आते हैं और क्षेत्रीयवादी दल भी ऐसे ही अस्तित्व में आते हैं। दोनों का अस्तित्व का कारण यही है, केंद्र से किसी न किसी के खिलाफ किसी न किसी बात पर विद्रोह से ही वो अस्तित्व में आते हैं। और राष्ट्रीय राजनीति वाले दल भी ऐसे ही शॉर्टकट से अस्तित्व में आते हैं और क्षेत्रीयवादी दल भी ऐसे ही शॉर्टकट से अस्तित्व में आते हैं। केंद्र के खिलाफ विद्रोह करते हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपना खुद का एक गुट, एक दल बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अगर जीत जाए तो कुछ अच्छी बात है, वो अपना वर्चस्व जमाने के लिए अपने दल का, जो क्षेत्र से वो जीते हैं, जिन क्षेत्र में उनको मत दिया गया है, उनकी लोकप्रियता बनी है, वो क्षेत्र के विकास के लिए वो क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उसके लिए केंद्र से वो लोग
ज़्यादा लॉबिंग करके और ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो वैसा कार्य करते हैं। राज्य स्तरीय दलों की सफलता का मूल आधार शक्तिशाली नेतृत्व होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी राज्य के स्तरीय दल का या फिर किसी भी इस दल का, ऐसा नहीं है कि राज्य स्तरीय दल का ही, राष्ट्रीय स्तरीय दल का भी सबसे, किसी भी पार्टी का अगर नेता शक्तिशाली हो, मतलब कि ज़्यादा वर्चस्व वाला हो, उसका नेतृत्व ऐसा हो, उसकी बातों की छटा ऐसी हो कि लोगों पर घात कर सके। घात मतलब कि अपने, ऐसा नहीं कि शस्त्र उठा के मारना है। घात मतलब कि उसकी बातें जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा असर करती हो, समझ में आती हो, उस बातों पर विचार करने के लिए लोग विमर्श हो जाए। तो ऐसा जो नेतृत्व होता है, वैसा नेतृत्व वाला नेता राज्य स्तरीय दलों को सफलता की राह पर ले जाता है। उच्च नेतृत्व ही सफलता का आधार रहता है। एक मानी में नेता का व्यक्तित्व राजनीतिक पार्टियों को शक्तिशाली बनाता है और उन्हें जीवित रखता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डीएमके एक ऐसा दल है जो तमिलनाडु क्षेत्र को आधार बिंदु मानकर बढ़ा। यह नाम से यह दल क्षेत्रीय नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक समय द्रविड़ संस्कृति सारे भारत में फैली थी, परंतु केरल भाषी भी, जिसका तमिलनाडु से सबसे अधिक सामीप्य है, अपने को द्रविड़ नहीं मानते। और बावजूद इसके कि केरल में तमिल भाषा की संख्या काफ़ी है, दोनों द्रविड़ पार्टियां वहां पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। यदि इस राज्य स्तरीय पार्टियों का इतिहास देखा जाए तो इनकी सफलता के दो तत्व प्रमुख हैं। एक कौन सा है, तो निजी पहचान कायम रखना या इस निमित्त पर अपने राज्य के लिए विशेष व्यवहार उपलब्ध कराने का आग्रह, तथा एक नेता विशेष की छवि। यद्यपि कड़गम का उपदेश, ये जो द्रविड़ कड़म का उपदेश जो था वो रामास्वामी नायक ने दिया था। रामास्वामी नायक जो है वो एक नेता विशेष थे कि जिन्होंने अपना द्रविड़ कड़म का उपदेश दिया था, लेकिन उस कल्पना को राजनीतिक शक्ति का रूप किसने दिया, तो उस कल्पना को जो रामास्वामी ने जो कल्पना की थी, उसका राजनीतिक स्वरूप अगर किसी ने दिया हो तो उसका नाम था अन्नादुरै। अन्नादुरै की ये विशेषता थी कि उन्होंने अपने नेतृत्व से इस पार्टी को एक नया रूप दिया था। सन 1967 के चुनाव के समय वहाँ चुनाव का बड़ा आकर्षण अन्ना का त्यागी तेजस्वी नेतृत्व था, जिसकी कामराज के नेतृत्व को भी विफल कर दिया। अब उनके सामने कामराज करके नेता खड़े थे, उनका नेतृत्व भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन उन्होंने विफल कर दिया अन्ना ने। अन्ना की मृत्यु के बाद उनका दल विभक्त हो गया और उनके अनुयायी एम.जी. रामचंद्र ने भी अन्ना की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने दल का नाम भी द्रविड़ मुंडे कड़म रख लिया। पर सभी मानते हैं कि इस समय क्या मानते हैं, जो इतिहास हो गया उसको तो सब लोग याद नहीं रखते, लेकिन इस समय लोग क्या मानते हैं, तो इस समय लोगों का मानना है कि दल का आधार उनका करिश्माई नेतृत्व ही है। मतलब किसका, द्रविड़ मुंडे कम उन्होंने नई पार्टी बनाई, किन्होंने, एम.जी. रामचंद्रन ने अपनी जो द्रविड़ मुंडे कम नई पार्टी बनाई और उन्होंने अन्ना के पार्टी का नाम ही खुद का पार्टी का नाम रख लिया और उनको राज्य में अच्छा बहुमत भी मिला। लेकिन उन्होंने अन्ना के व्यक्तित्व का लाभ उठाया, लेकिन आज के समय में वो कोई याद नहीं रखा है और क्या समझते हैं कि रामचंद्र जो है उन्होंने ही इस पार्टी को अच्छे से निभाया है और उनको ही ये पूरा श्रेय देते हैं इस पार्टी के उभरने का। यही बात अन्य राज्य स्तरीय दलों के साथ भी है। बंगाल कांग्रेस की धुरी अजय मुखर्जी की लोकप्रियता थी। उत्कल कांग्रेस का आधार बीजू पार्टी नायक का व्यक्तित्व था। भारतीय क्रांति दल हो या लोक दल,
दोनों का प्रभाव सीमित क्षेत्र में ही रहा है। ये क्षेत्रीय दल सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। उनके आगे बढ़ने का कारण चौधरी चरण सिंह की लोकप्रियता रही है। शेख अब्दुल्ला का नाम ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे कर सका और डॉक्टर फारूक खान अब्दुल्ला की जीत के पीछे भी कुछ शेख अब्दुल्ला की कीर्ति का परिणाम थी। यद्यपि उसके कश्मीर घाटी की क्षेत्रीयता व सांप्रदायिकता भी भागीदार हो गई। तेलुगु देशम के रूप में एक नई चुनौती आंध्र प्रदेश में उभरी। सन 1982 में वहां पहली बार कांग्रेस को उपस्थान होना पड़ा तथा कम्युनिटी व अन्य राजनीतिक दल भी महत्व शून्य हो गए। तेलुगु देशम के अभ्युदय में एन.टी. रामाराव की व्यक्तिगत लोकप्रियता कम नहीं थी। उनकी प्रचार शैली तथा जनता का मुख्य आवश्यकताओं पर जोर उन्हें जनता का विश्वास दिला सका। महाराष्ट्र में शिवसेना का आधार स्तंभ वाला ठाकरे का व्यक्तित्व एवं विचारधारा है। भी आज की तारीख में आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही फिलहाल सरकार है और शिवसेना का बहुत अच्छा वर्चस्व यहाँ महाराष्ट्र के लोगों पर है कि शिवसेना अच्छा काम करती है। तो ऐसे क्षेत्रीय दल जो हैं वो क्षेत्रीय दल में सीमित है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये काम करते हैं उस क्षेत्र में ये लोकप्रिय होते हैं। और उसके लिए क्या कारण जवाबदार है, तो उस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय दल कार्य करते हैं उस दल का नेता का नेतृत्व ज़्यादा कारगर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र राज्य विवाद से ही राज्य स्तरीय दलों की स्थापना। भारत जैसे विशाल देश में केंद्रीकरण की सफलता की संभावना कम है। एक केंद्र से अगर वो पूरे भारत जैसे विशाल राज्यों का बना देश है उसको कंट्रोल करेंगे तो वो असंभव है कि सारे लोगों का इच्छा शक्ति पूरा किया जा सके। इसीलिए केंद्रीकरण के बदले विकेंद्रीकरण की नीति भारत जैसे विशाल देश में अपनाई जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। विभिन्न क्षेत्रों की समस्या, रहन सहन, ढंग, सामाजिक मान्यताएं और भौगोलिक यथार्थ इस बात को अनिवार्य बना देता है कि उनके साथ अलग अलग ढंग से विचार किया जाए। यद्यपि भारत संविधान में संघ शासन के रूप को स्वीकार किया गया, फिर भी मजबूत केंद्र की कल्पना की गई थी। यह बात मान ली गई थी कि केंद्र व राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें बन सकती है और रह सकती है। उनमें संवैधानिक प्रश्नों पर यदि विवाद हो तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया। फिर भी केंद्र तथा राज्य में विवादों के ऐसे मुद्दे आए जिसमें राज्य स्तरीय दलों की स्थापना हुई। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के शक्ति संचय का कारण केंद्र और शक्ति का आधार राज्यों के अधिक स्वायत्तता दी जाने की मांग थी। ये सारे राज्य ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अधिकार चाहिए होते हैं। इसीलिए वो राज्य के अंदर कुछ नेतृत्व करके और एक ऐसी गुट बनाते हैं, एक ऐसा दल बनाते हैं कि जो केंद्र से राज्य के लिए ज़्यादा स्वायत्तता की मांग कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ति का आधार कश्मीर का पृथक स्वायत्त दर्जा रखने की मांग रही है। तेलुगु देशम के अभ्युदय का कारण आंध्र प्रदेश में केंद्र द्वारा हर तीसरे महीने मुख्यमंत्री बदलने की प्रवृत्ति रहा। एक बार सत्ता में आने के बाद सभी प्रादेशिक दलों ने केंद्र विरोधी रुख अपनाया और केंद्र राज्य विवाद को जन्म दिया।
नेक्स्ट है राज्य स्तरीय दलों का औचित्य। प्रायः राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की हमारी आदत रही है और हम आसानी से कह देते हैं कि राज्य स्तरीय दल राष्ट्रीय अखंडता के विरोधी है। राज्य दलों से राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है और केंद्र राज्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। भारतीय संघ व्यवस्था में राज्य स्तरीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी सकारात्मक भूमिका की तर्कसंग व्याख्या की जानी चाहिए। यह धारणा गलत साबित हुई है कि राज्य स्तरीय दलों के सत्ता में आने से राष्ट्रीय अखंडता भंग हुई है। यदि ऐसा होता तो तथाकथित राष्ट्रीय दल कांग्रेस डीएमके, अन्ना डीएमके, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, त्रिपुरा उपजातीय युवा समिति जैसे प्रादेशिक दलों से समय समय पर गठबंधन न करती। ये अपना राष्ट्रीय दल बनाने के लिए और अपना सत्ता हासिल करने के लिए ये प्रादेशिक दल जो है, जो कि लोकप्रिय है, अपने प्रदेश में अच्छा वर्चस्व जमाए हुए हैं, इन दलों के साथ अपना कम बहुमत मिलता है तो इन दलों के साथ में जुड़ना भी पड़ता है। तो ऐसा कहना गलत है कि राष्ट्रीय दलों को और राष्ट्रीय एकता अखंडता को राज्य स्तरीय दल कमज़ोर बनाते हैं। उनका अगर पॉजिटिव वे से देखा जाए तो उनका भी योगदान अच्छा खासा है, जो अपने राज्य को अच्छा बनाने के लिए कोशिश हमेशा करते रहते हैं। अपने राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा मान हक और ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं दिलाने के लिए हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं। तो ऐसा एकदम से कह देना कि राज्य स्तरीय दल उचित नहीं है तो ये गलत है। राज्य स्तरीय दल के भी पॉजिटिव वे बहुत सारे हैं, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि राष्ट्रीय दलों को इन राज्य दलों से के साथ गठबंधन करके और अपना सरकार बनाना पड़ता है। राज्य स्तरीय दलों के अस्तित्व के कारण ही भारतीय संविधान के संघात्मक प्रावधानों के क्रियान्वित का सफल परीक्षण हुआ है। केंद्र की एक दलीय सरकार की निरंकुशता पर अवरोध लगाने का रचनात्मक कार्य संपन्न हुआ है। राज्य की अस्मिता तथा राज्यों के अधिकार आवाज़ बुलंद कर राज्यों की संविधान प्रदत्त स्वायत्तता की रक्षा की जा सकती है। राज्य स्तरीय दलों के कारण अनेक राज्यों में प्रगति दल प्रणाली या द्विदलीय व्यवस्था का चलन होने लगा, जिससे संसदीय व्यवस्था का संचालन आसान हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका अपने राज्य विशेष के लिए अधिकतम आर्थिक सुविधाओं की मांग की गई, जिससे प्रादेशिक विषमता को दूर कर भारत के समुचित सर्वांगी विकास को गति मिली है। ये प्रादेशिक दल ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं कि जिसकी वजह से केंद्र को फ़ायदा भी हुआ है और राज्यों को भी फ़ायदा हुआ है। अनेक ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम का क्रियान्वित करना पड़ा जो शायद राज्य पार्टी के दबाव के बिना क्रियान्वित नहीं होती। कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो ये लोग दबाव करके और लाते हैं। अब राज्यों को क्या चाहिए वो केंद्र से बैठे बैठे नहीं पता चल सकता है, इसीलिए राज्य स्तरीय पार्टियां अपने राज्य की मांग को उठाती हैं और केंद्र के पास ये बार बार अपील करती रहती हैं, दबाव करती रहती है और उसी के परिणाम स्वरूप उनकी मांगों को स्वीकारा भी जाता है, अस्वीकार भी होता है, स्वीकारा भी जाता है। तो जब जब स्वीकार होता है तब तक बहुत सारी ऐसी समितियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिमांड्स होते हैं कि जो राज्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो वो डिमांड्स जो है उसको पूरा होते ही राज्य को उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर के जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां बनती हैं, राज्य स्तर पे जो छोटी छोटी पार्टियां बनती हैं वो सहायक होती है, अच्छी हैं, यूज़फुल है केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। राज्य स्तरीय नेतृत्व ने सत्ता में रहकर अपने दावों को उचित साबित करने के लिए अपने राज्य का विकास के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं। इन राज्यों के विकास से सारे देश को ही लाभ हुआ है। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में
विकास की गति इसका प्रमाण है। ये सारे राज्यों में एक छोटे छोटे अपने खुद के गुट है, मतलब कि दल है, और इन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया है, जो राज्य दल का प्रगति का एक एक हम उदाहरण कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक देखें तो राजस्थान के साथ केंद्रीय सरकार का हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा है। राजस्थान की विशेष भौगोलिक प्रकृति और प्रतिकूल विशेष भौगोलिक प्रकृति और प्रतिकूल जलवायु को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कभी पर्याप्त सहायता नहीं मिली। राजस्थान में एक भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया। इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजना की क्रियान्वित में भी केंद्र से जो सहायता और सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में भी अंधाधुंध तरीके से कटौती की जाती है। राजस्थान सरकार ने 7वीं योजना 66 अरब की बनाई थी, जिसे आधे से ज़्यादा काट दिया गया और योजना केवल 30 अरब की ही मंजूरी हुई। राज्य सरकार ने केंद्र के इस रवैये के प्रति कोई विरोध प्रकट नहीं किया। वास्तव में राज्य सरकार से केंद्र के आगे दबाव और विरोध की भाषा में अपनी मांग प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना बेमाने होगा, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री केंद्र से थोपे जाते रहे हैं। उनके पीछे विधायकों के समर्थन का बल नहीं होता। ऐसी दशा में वे केंद्र सरकार के अन्याय का विरोध नहीं कर पाते और उसे चुपचाप सह जाते हैं। कुल मिलाकर इसका नुकसान राज्य की जनता को ही होता है और राज्य का विकास अवरुद्धित हो जाता है। संक्षिप्त में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के ध्रुव गति से आर्थिक विकास के लिए राज्य स्तरीय दलों का शक्तिशाली होना परम आवश्यक है। चलिए, आज तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने राज्य स्तरीय दलों के मुख्य बातों को हमने समझ लिया है। चलिए, आगे का बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, दीजिए इजाज़त। लेकिन अपना खास ख्याल रखिए। कोरोना वायरस से हमें लड़ना है और जीतना है, तो घरों में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।